बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के कोर्स में ये हमारा रिवीजन वीक है। नेक्स्ट वीक में आपके मिड के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट में पूछ सकते हैं। चैट आपकी इनेबल की हुई है। इसके अलावा मैं अपने तौर पे जो है वो लेक्चर 2 से ऑनवर्ड जो है वो कुछ चीज़ें रिवाइज करवाता जाऊँगा, ताकि आपको जो है प्रिपरेशन करते हुए आसानी हो जाए। अच्छा, बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये कि चैट इनेबल्ड है। तो इस वक्त आप अपनी अटेंडेंस मार्क करने की बजाय अगर टॉपिक से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कीजिए, ताकि मैंने चैट ओपन की हुई है तो मैं साथ में उन क्वेश्चंस को भी साथ में आंसर करता जाऊंगा। हमने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्ट हमारा था मल्टीमीडिया से। मल्टीमीडिया क्या होता है, तो हमने डेफिनेशन देखी थी मल्टीमीडिया की, कि मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मीडियम्स का। उन मीडियम में कौन कौन से मीडियम डिस्कस किए थे? टेक्स्ट, आर्ट, साउंड, एनिमेशन और वीडियो इसमें शामिल हैं। तो मल्टीमीडिया की डेफिनेशन बनती थी, मल्टीमीडिया इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, आर्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो delivered to you by computer or other electronically or digital means। तो डेफिनेशन से हमें पता चला था कि मल्टीमीडिया जो है वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मीडियम्स का, जो कि आप कंप्यूटर या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीन से या वे से जो है ट्रांसमिट कर सकें या यूज़ कर सकें। फिर हमने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि हमने इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया की बात की। तो इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया वो मल्टीमीडिया है जिसमें आपकी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट यूज़र के साथ इंटरैक्ट करती है। उसमें यूज़र को कुछ वेज, कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कोई बटन की इवेंट हैं, कोई साउंड्स की इवेंट्स हैं, कोई इंटरेक्शन के कोई और इवेंट्स हैं, जिन इवेंट को यूज़ करते हुए यूज़र उस एप्लीकेशन से डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है। इसके मुकाबले में नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया वो होंगे जिसमें यूज़र खुद इंटरेक्ट नहीं करता, जस्ट मल्टीमीडिया के आउटपुट से जो उसका रिज़ल्ट है वो अचीव करता है। नेक्स्ट हमने बात की हाइपर मीडिया की। हाइपर मीडिया इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, लेकिन ये थोड़ा स्पेशलाइज हो जाता है कि इसमें हाइपर लिंक का इस्तेमाल होगा। मतलब ये कि उसमें ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी जिसमें जिनको यूज़ करके आप डिफरेंट कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कंटेंट जो है वो व्यू कर सकते हैं। उसमें आप एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पे जंप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई टेक्स्ट आपके पास हाइपर लिंक्ड है तो आप उसको क्लिक करके आप उस टेक्स्ट के रिलेटेड जो वीडियो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, या आप किसी और लोकेशन पे जा सकते हैं। तो इसे आप हाइपर मीडिया कहते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की मल्टीमीडिया डेवलपर्स कौन होते हैं। वो सारे लोग जो कि मल्टीमीडिया प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेंट होते हैं, मल्टीमीडिया डेवलपर्स कहलाते हैं। इनमें प्रोग्रामर से लेके इसके जो डिज़ाइनर हैं, इसमें जो आर्ट क्रिएटर्स हैं, सारे इसमें शामिल होते हैं। फिर एक कंपैरिजन है लीनियर और नॉन लीनियर मल्टीमीडिया के दरमियान में। लीनियर मल्टीमीडिया वो मल्टीमीडिया है जिसमें यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता, जस्ट जो है वो वन वे आउटपुट जो है वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है या उसको देख रहा होता है। जैसे कि आप मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ के अंदर जब सिनेमा में मूवी लगी हुई है
तो जितने भी यूज़र हैं वो जस्ट उस मूवी को व्यू कर रहे हैं, उसमें कुछ इंटरेक्शन नहीं दे सकते, कुछ ये नहीं कर सकते कि कोई पार्ट पहले आ जाए, कोई पार्ट बाद में चला जाए, या मूवी किसी लोकेशन पे थी उसे जंप करके किसी दूसरी लोकेशन पे चले जाएँ। ऐसा ऑप्शन आपको सिनेमा वगैरह में नहीं होता। तो ऐसे मल्टीमीडिया को आप लीनियर मल्टीमीडिया कहेंगे। नॉन लीनियर इसके वाइस वर्सा में है कि यूज़र को ये फैसिलिटेशन अवेलेबल है कि वो मल्टीमीडिया के साथ इंटरैक्ट करके मल्टीमीडिया के अंदर चेंजेस ला सकता है। चाहे तो वो एग्जांपल आप ले लें एक आपके सिस्टम पे मौजूद एक वीडियो प्लेयर की, जो कि एक मल्टीमीडिया नॉन लीनियर एप्लीकेशन है, कि आप उसमें किसी वीडियो की किसी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। आप उसमें उसके जो इंटरेक्शन है उसको यूज़ करते हुए आप अपनी वीडियो को कभी पहले या बाद में या उसकी स्पीड को चेंज करके आप उसको व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है इसमें ऑथरिंग टूल्स। ऑथरिंग टूल्स कहते हैं वो तमाम टूल्स जो कि मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें आप ऑथरिंग टूल कहेंगे। कुछ ऑथरिंग टूल हमने ऑब्ज़र्व कर लिए हुए हैं, कुछ हमने यूज़ कर लिए हुए हैं। उनमें हमने ऑडेस्टी, हिट फिल्म एक्सप्रेस, इंकस्केप का इस्तेमाल जो है वो कर लिया हुआ है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, इसमें मोस्टली वो तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल हैं जो कि किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में इस्तेमाल होते हैं और यूज़र उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वो तमाम सिस्टम आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में शामिल हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इटसेल्फ एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का पार्टिसिपेंट है, जिसमें मौजूद जितने भी आप एप्लीकेशन देखेंगे वो उसमें आपको मल्टीमीडिया एस्पेक्ट जो है वो लाजमी नज़र आएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की जो एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, यानी कि आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, वो आपकी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन की। इसी तरीके से हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप देखें तो वो एप्लीकेशन जो कि पेशेंट की साइट को इंटरैक्ट करने के लिए है, जिसमें पेशेंट जो है वो अपनी डॉक्टर के साथ अपने सिम्टम्स वगैरह और प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करता है, साथ में अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो सिलेक्ट करता है। इसी तरीके से अ, अक्सर जो लोकेशंस के ऊपर डॉक्टर जो है वो पेशेंट की जो है वो लाइव फुटिंग से जो है या इमेजिंग से जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या इशू है या उसको क्या बीमारी है। या इसी तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर जो है वो वर्चुअली पेशेंट को जो है वो अ, उसका ऑपरेशन वगैरह करता है। बहुत एक्सपेंसिव या बहुत आप ये कह लें कि डिफ़िकल्ट नहीं ऑपरेशन, बल्कि ज़्यादा सिंपल वे में जो ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं वर्चुअली। तो उसमें आपका हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, इंटरेक्शन के ऑडियो वीडियो लाइव वीडियो और इसके अलावा इमेजेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें यूज़ हो रही होती हैं। तो ये एक और बड़ी टिपिकल किस्म की एग्जांपल है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की। और इस तरह से आप देखें यहाँ पे तो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन का ज़िक्र हुआ, जिनको पढ़ के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मल्टीमीडिया के क्या इंपॉर्टेंस है और वो किन-किन एरियाज़ के अंदर यूज़ हो रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं।
जी, नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मल्टीमीडिया टीम। वो टीम जो कि मल्टीमीडिया प्रोडक्ट बनाने में आप डेवलप करेंगे और उनको रोल प्रोवाइड करेंगे, जिन रोल को फॉलो अप करके एक मल्टीमीडिया प्रोडक्ट डेवलप कर सकेंगे। मल्टीमीडिया टीम में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। जैसे कि इसमें हो सकता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या प्रोजेक्ट मैनेजर, क्रिएटिव डायरेक्टर, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, विजुअल डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, इंटरफेस डिज़ाइनर, गेम डिज़ाइनर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, एनिमेटर, 2D 3D, साउंड प्रोड्यूसर, म्यूज़िक कंपोज़र, वीडियो प्रोड्यूसर, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, HTML कोडर, लॉर, मीडिया एक्विजिशन, मार्केटिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा। अब किसी एक टीम के अंदर ये डिपेंडेंट होता है कि वो किस किस्म का प्रोजेक्ट बना रही है, उसके मुताबिक डिफरेंट रोल जो कि अभी यहाँ पे डिस्कस किए उनमें से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। अब ये रोल्स क्या हैं और इनकी सिलेक्शन किन बेसिस पे होगी, तो उनके लिए आपको रोल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो रोल हमने देखा था वो था एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो पर्सन है या पर्सनस हैं जो कि प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, प्रोजेक्ट का स्टार्टअप लेते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या गोल्स होंगे, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, उसमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कितने फिज़िकल रिसोर्सेज चाहिए, कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, इसके अलावा कौन से लाइसेंसेस वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड होंगे ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया जा सके। फिर इसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर या प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोड्यूसर या प्रोजेक्ट मैनेजर वो लोग हैं जो कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टीम जनरेट करते हैं, पर्सन हायर करते हैं, उनको टास्क देते हैं, उनकी टीम डेवलप की जाती हैं, उनको रोल्स बताए जाते हैं, उनका स्केड्यूल मेंटेन किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारा काम जो है प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोड्यूसर जो है वो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं क्रिएटिव डायरेक्टर या मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। प्रोजेक्ट में करना क्या है, प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से ये चलेगा, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे, कंटेंट किस तरह के होंगे, उसके बारे में क्रिएटिव डायरेक्टर या मल्टीमीडिया डिज़ाइनर जो है वो बताते हैं या वो डिस्क्राइब करते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं, जिसके मुताबिक फिर पूरी टीम जो है वो चलना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट रोल है आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट में डिफरेंट रोल्स आ सकते हैं। इसमें आर्टिस्ट से मुराद वो एक्टर्स हैं जो कि आपकी मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके स्टूडेंट, 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर। ओके, तो हम आर्टिस्ट की बात कर रहे थे। आर्टिस्ट वो
लोग भी हैं जो कि आपके मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के अंदर कोई एक्टिंग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो वोकल आर्टिस्ट हों या फिर एक्शन आर्टिस्ट हों, तो ये भी लोग भी आर्टिस्ट की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं वो लोग जो कि आर्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इनको भी आप जो है आर्टिस्ट कहेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी टीम में एक रोल इन्वॉल्व हो सकता है इंटरफेस डिज़ाइनर का। इंटरफेस डिज़ाइनर वो पर्सन होंगे जो कि आपकी एप्लीकेशन के लिए इंटरफेस जनरेट करेंगे जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकेगा, चाहे वो विजुअल इंटरफेस हो, आपकी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर बटन वगैरह, स्क्रॉल व्हील और इस तरह से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, विजुअल कंपोनेंट्स, वो हो सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो इंटरफेस भी हो सकता है कि आपके स्पीच पैटर्न को किस तरीके से रिकग्नाइज किया जाए ताकि वो कुछ पर्टिकुलर इवेंट जो है वो आइडेंटिफाई करके उनको प्ले किया जा सके या यूज़ किया जा सके। तो इस तरीके से डिफरेंट इंटरफेस डिज़ाइनर इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन किए जा सकते हैं, तो वो रोल जो है वो इंटरफेस डिज़ाइनर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है गेम डिज़ाइनर। गेम डिज़ाइनर कौन है? गेम डिज़ाइनर एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट में मौजूद गेम की लॉजिक और गेम के इवेंट्स डिफाइन करता है। हर मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के अंदर गेम डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेम डिज़ाइनर का इस्तेमाल या उसकी अहमियत उस वक़्त आपको मालूम होगी जब आप एक प्रोडक्ट ऐसे बना रहे हैं जिसमें गेम का ही यूज़ है। जैसे कि आप एक खुद गेम बनाना चाह रहे हो तो गेम इटसेल्फ उसके लिए आपको गेम डिज़ाइनर चाहिए होगा, या इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें गेम का इस्तेमाल है, जैसे कि आपने एक टीचिंग एप्लीकेशन बनाई जिसमें आप डिफरेंट आर्टिकल के साथ जो है वीडियो प्ले करते हैं, फिर उसके बाद आप एक क्विज सिस्टम बनाते हैं या क्विज का पोर्शन बनाते हैं, और क्विज जो है वो सिंपल क्विज नहीं है बल्कि गेम की सूरत में है, तो वहाँ पे गेम डिज़ाइनर का रोल इन्वॉल्व हो जाएगा। गेम डिज़ाइनर क्या करता है? गेम डिज़ाइनर ये करता है कि आपके गेम के तमाम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना कि गेम में क्या होगा, किस तरीके से होगा, गेम को विन कैसे किया जाएगा, गेम में लूजिंग कंडीशन क्या होगी, और गेम में क्या क्या इवेंट होंगे, उन इवेंट को कैसे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो गेम डिज़ाइनर जो है वो डिफाइन करता है। फिर इसके बाद है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में या सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ रखता है, और ये नॉर्मली आपकी अपनी टीम का नहीं होगा या आपके अपने फर्म का नहीं होगा। ये हो सकता है कि आप इसको हायर करें या आप जिस कंपनी के लिए आप प्रोडक्ट बनाने लगे हैं वो आपको प्रोवाइड करें। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज़ रखता है। मिसाल के तौर पे आपने एक मल्टीमीडिया प्रोडक्ट बनानी है और आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं एक हॉस्पिटल के लिए। अब जो हॉस्पिटल के एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आप वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और हर उन डिपार्टमेंट के अपने अपने रोल्स हैं, और वो रोल्स हैं उनको करने का डिफरेंट प्रोसेस होता है, तो उसके मुतालिक आप वाकिफ़ नहीं हैं। तो उस सूरत में जो ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ये आपको हेल्प आउट करेगा कि उसमें कौन से रोल्स हैं या कौन से उसके अंदर जो है प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर को किस तरीके से डिफ़ाइन होना चाहिए, और एक यूज़र जिसने इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करके उस हॉस्पिटल के तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो जो है अपना रोल या पार्ट अपनी जो भी उसने काम करना है वो कर सके। तो उस वक्त में चूँकि बीइंग अ डेवलपर आप उसके बारे में वाकिफ़ नहीं होंगे, तो ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो आपको इसमें हेल्प आउट करेगा और आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से इसको लेके चलना चाहिए।
नेक्स्ट इसमें आता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर और ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट, ये जो पर्सन है ये हर प्रोडक्ट का पार्टिसिपेंट नहीं हो सकता, लेकिन इसका मेजर रोल जो है वो किस में होगा, आपकी ई लर्निंग बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इस वक्त अज़ान हो रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ। तो हम यहाँ पे 5 मिनट की ब्रेक करते हैं और उसके बाद दोबारा से इसको ज्वाइन करते हैं। तो जिन लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़नी है तो वो नमाज़ वगैरह पढ़ लें।
ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। हम इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर और ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे और हमने कहा कि इनका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है जब आपने ई लर्निंग बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप करने हो। ई लर्निंग बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं वो लर्निंग की एप्लीकेशन हो सकती हैं, साइट्स हो सकती हैं, जिसमें जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर हैं वो उसकी एप्लीकेशन के इंटरफेसेस को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि उसमें जो डिफरेंट कंटेंट रिक्वायर्ड हैं वो डिस्प्ले किया जा सकें, जो उसमें ऑडियो के कंटेंट रिक्वायर्ड हैं वो उसमें सुने जा सकें। अगर इसमें कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो लाइव जो है कोई एक्शन करता है तो उस लाइव की इंटरफेस जो है या उसका डिस्प्ले जो है वो देखा जा सके। इंस्ट्रक्टर से जो है कम्युनिकेट करना उसका मैकेनिज़्म इसमें होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर रेज़ करने का और उनके सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करने के डिफरेंट जो है वो उसमें ऑप्शंस होंगे। तो इस तरह की एप्लीकेशन जो है उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रिप्ट राइटर। स्क्रिप्ट राइटर वो पर्सन है जो कि आपकी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के रिलेटेड डिफरेंट टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी मल्टी प्रोडक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है वो उसको जनरेट करता है। इसमें वो कंटेंट भी शामिल हैं जो कि मे बी विजुअली जो है वो ना देखे जाएं या वो उसका टेक्स्ट जो है वो डायरेक्टली यूज़र जो ना देखे, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो होते हुए देखे। मिसाल के तौर पे आप एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो के बनाने में आपको एक स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत है और वो स्क्रिप्ट राइटर जो है उस वीडियो के रिलेटेड पहले आपको सीन डिस्क्राइब करता है कि सीन में क्या होगा। इस वक्त आपके सामने सीन के अंदर जो है वो जंगल नज़र आ रहा है, जंगल के अंदर जो है वो इस तरह का इन्वायरमेंट है। तो इस तरह से वो एक सीन को भी डिस्क्राइब करेगा, फिर सीन के अंदर मौजूद एक्टर्स को डिफाइन करेगा कि एक्टर किस तरह से जो है वो उस सीन के अंदर अपना रोल परफॉर्म करेंगे और साथ में उनके दरमियान में जो डायलॉग होगा उसको भी जो है स्क्रिप्ट राइटर जो है उसका स्क्रिप्ट लिखेगा कि किस तरीके से उसमें डायलॉग जो है वो ट्रांसमिट होंगे और साथ में मेंशन होगा कि जी इसमें एक्टर जो है वो इमोशनली किस तरह का बिहेवियर रख के जो है इस डायलॉग में इन सेंटेंसेस को जो है वो बोलेगा। तो इस तरीके से जो है उस प्रोडक्ट के अंदर जितना भी रोल है या जितने भी उसमें एक्शन और जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन सारों के बारे में स्क्रिप्ट राइटर जो है वो लिखता होता है। नेक्स्ट हमारे पास रोल है एनिमेटर 2D 3D। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर एनिमेशन का इस्तेमाल है तो फिर आप एनिमेटर की हेल्प लेंगे जो कि 2D और 3D एनिमेशन वगैरह डेवलप करेंगे। फिर नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूसर। साउंड प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो कि आपके मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के लिए साउंड की प्रोडक्शन करेंगे। उसके लिए जो साउंड के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो परचेज़ करने हैं या ख़ुद क्रिएट करने हैं, उनको जो है वो मैनेज करना और एट द एंड आपकी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के लिए आपको साउंड प्रोवाइड करना। म्यूज़िक कंपोज़र का काम भी जो है वो साउंड प्रोड्यूसर के अंडर आता है। लेकिन म्यूज़िक कंपोज़र को आप ऐसे जो है वो कह सकते हैं कि आपकी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिसमें आपको साउंड प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट म्यूज़िक कंपोज़र ही आपके लिए जो है वो प्रोडक्ट बना देगा। जैसे कि आपके एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट इवेंट की साउंड्स हैं, बटन क्लिक का साउंड या इसी तरीके से और डिफरेंट साउंड, तो उसके लिए आपको म्यूज़िक कंपोज़र चाहिए होगा जो कि इस तरह की साउंड वगैरह जनरेट करके देगा आपको। फिर नेक्स्ट है वीडियो प्रोड्यूसर। वीडियो प्रोड्यूसर का जो रोल है वो ये कि वीडियो बनाने में जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और उनको मैनेज करना ये वीडियो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। चाहे उसके अंदर आप वीडियो जो है वो किसी से परचेज़ कर रहे हैं या फिर आप वीडियो खुद बना रहे हैं या बनवाने के लिए आपने एक टीम हायर की है और वो टीम जो है वो वीडियो जो है वो डेवलपमेंट करती है। तो इसमें जो सब भी काम है जो कि वीडियो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो प्रोड्यूसर की ज़िम्मे होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीमीडिया प्रोग्रामर। मल्टीमीडिया प्रोग्रामर
और इसके बाद HTML कोडर, इनको मैं कलेक्टिवली जो है वो डिस्कस करूँगा कि मल्टीमीडिया प्रोग्रामर वो पर्सन है जो कि विद द हेल्प ऑफ सम कोड डिफरेंट मल्टीमीडिया के कंटेंट को जो है आपस में ज्वाइन करके एक यूज़फुल और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो मल्टीमीडिया प्रोडक्ट है वो किस तरह की है। क्या वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी वेबसाइट के लिए यूज़ हो रही है तो मे बी HTML कोडर जो है वो ये सारे काम जो है वो कर दे। या फिर हो सकता है कि आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल के लिए, तो उसके अंदर हो सकता है कि डिफरेंट प्रोग्रामर इन्वॉल्व हों डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और फिर उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन करना है तो इंटरेक्शन के लिए, या डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन करने के लिए वो डिफरेंट और लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया प्रोग्रामर वो पर्सन होंगे जो कि आपके प्रोडक्ट के लिए उन प्रोडक्ट पे जो कंटेंट्स हैं उनको इंटरेक्शन देने के लिए और उनमें डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए, बिहेवियर उसमें जनरेट करने के लिए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है लॉयर और मीडिया एक्विजिशन। लॉयर और मीडिया एक्विजिशन में एक्चुअल में एक लॉयर ही होगा या टीम ऑफ लॉयर होगी जो कि आपके प्रोडक्ट पे मौजूद लॉ बेस्ड जो इश्यूज हैं उनमें आपको हेल्पफुल होंगे। अब वो क्या इश्यूज हो सकते हैं? वो इश्यूज हो सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कहीं किसी किस्म की लीगल पर्सपेक्टिव में तो कोई वायलेशन तो नहीं हो रही? क्या आपकी प्रोडक्ट के अंदर आपने कोई रिसोर्स यूज़ किया है और उस रिसोर्स के ऊपर कोई कॉपीराइट के जो है वो इश्यूज तो नहीं आ सकते? या आपने जब परचेज करना है कोई प्रोडक्ट या कोई कंटेंट जो आपको रिक्वायर्ड है आपकी अपने मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के लिए, तो उसको परचेज करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें भी वो आपके हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा आपने अपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए कोई लीगल फोरम आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी लॉयर जो है वो आपको हेल्पफुल होंगे। अच्छा, इसके बाद लास्ट में है मार्केटिंग। और मैं मार्केटिंग को जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि सर इंटरफेस डिज़ाइन को दोबारा बता दें। इंटरफेस डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट तरीके का डिज़ाइन हो सकता है। पहली बात तो आपके इंटरफेस डिज़ाइन की बात हो रही है, तो इसमें विजुअल इंटरफेस की बात करें तो जो आपकी एप्लीकेशन के में डिफरेंट बटन्स होंगे उन बटन का क्या रोल होना है, उन बटन कहाँ पे आना चाहिए, बटन किस तरह का होना चाहिए। बटन के ऊपर अगर आप माउस का लेके जाते हैं, कर्सर लेके जाते हैं तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर उसको क्लिक करते हैं तो कैसा बिहेव करना चाहिए, और बटन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, बटन की का सिंबल या शेप कैसी होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एक बटन की लिहाज से हमने बताई। इस तरीके से पूरी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स होंगे जो कि आपके इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनको कैसे आना चाहिए, किस तरीके से प्लेस होना चाहिए, और क्या वो यूज़र का साथ प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो सारे काम है ये आपके इंटरफेस डिज़ाइन के हैं। अब इसको जो लोग परफॉर्म करेंगे, जो इस चीज़ को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, उनको इंटरफेस डिज़ाइनर कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे ऑनवर्ड मार्केटिंग डायरेक्टर के टॉपिक से मैं नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।